हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डायमेंशंस क्या होते हैं और डायमेंशंस अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं वो पढ़ा था। साथ में हमने एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन या एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। यूजेस ऑफ डायमेंशन यानी कि जो हमने डायमेंशन पढ़ा है तो उसका हम क्या क्या यूज़ करते हैं फिजिक्स में। तो यूजेस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में मेनली। ठीक है, तो देखो डायमेंशंस के बेसिकली जो तीन यूजेस होते हैं। तो पहला जो यूज़ है वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आपने पहले ही पढ़ा होगा। मैंने इस लेक्चर में यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने सीख चुके हैं, बट यहाँ पर हम डायमेंशंस की हेल्प से कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। दूसरा होता है टू चेक दी करेक्टनेस टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। तो ये जो इसकी हेल्प से हम किसी कोई फॉर्मूला है वो करेक्ट है या नहीं है वो भी देख सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा जब मैं इसको हम इस वाले टॉपिक को डिटेल में लेंगे अभी। और तीसरा जो है टू डराइव द रिलेशनशिप among different फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि अलग अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम डायमेंशन की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसको इस वाले थर्ड वाले पॉइंट को कई जगह बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बट ये ज़्यादा सही है क्योंकि ये रिलेशनशिप देता है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले अपना पहला जो पॉइंट है दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट, है ना। जो सबसे पहला हमने लिखा है इसका पहला यूज़ जो लिखा है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो इसकी हेल्प से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये कैसे करते हैं, उससे पहले ये किस चीज़ पे बेस्ड होता है वो मैं बताऊं आपको। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम वट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये इस बात पे बेस्ड होता है कि कोई से भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम ही होगा ना। जैसे मान लो कि अगर आपके पास, ठीक है, मान लो आपके पास जो 1 मीटर है, 1 मीटर कपड़ा है, तो उसको आप सेंटीमीटर में लिख सकते हो कि वो 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे मान लो आपके पास ये जो कपड़ा है इसकी लेंथ, ये मान लेते हैं ये लेंथ 1 मीटर है ना। ऐसे इसकी जो लंबाई है ये वाली 1 मीटर है, तो 1 मीटर इतनी है। तो जब सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करोगे तो वो इतना ही तो रहेगा ना, कपड़ा बड़ा या छोटा थोड़ी ना हो जाएगा। यानी कि जो मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम वट एवर मे बी द यूनिट्स, यानी यूनिट्स कुछ भी हो। ठीक है, यहाँ पर देखो यूनिट मीटर है, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है। ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू है आगे वो चेंज हो जा रही है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आगे चेंज हो जा रही है, लेकिन जो पूरी फिजिकल क्वांटिटी है वो तो सेम ही रहने वाली है। ठीक है, तो इसी फैक्ट का यूज़ करेंगे हम कन्वर्ट करने के लिए डायमेंशन। यानी कि अभी जो मैंने बोला उसको हम देखें कि अगर मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है कोई क्यू फिजिकल क्वांटिटी है, और मान लो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो n1 आ रही है और जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो u1 है। और कोई दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो n2 आ रही है और यूनिट जो है उसमें u2। जैसे ये ऊपर ही आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि मान लो ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आ रही है और ये जो यूनिट है वो मीटर है। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 100 आ रही है और यूनिट है सेंटीमीटर है। तो ये क्या चीज़ है, ये दोनों बिल्कुल इक्वल है ना, ये इक्वल ही तो है। यानी कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट और दूसरे सिस्टम, और ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में होगा
तो उसकी जो वैल्यू होगी वो तो सेम ही होगी ना, यूनिट क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, खाली यूनिट चेंज हो जाएंगी, आगे के जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो हम इसी फैक्ट का यूज़ करके हम रिलेशनशिप ड्राई करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा जनरली आपको बता देता हूँ, इसका जनरल एक्सप्रेशन लिख देता हूँ किस तरीके से, उसके बाद हम करें। तो मान लो जो पहली सिस्टम ऑफ यूनिट है U1, उस वाली सिस्टम ऑफ जो पहली सिस्टम ऑफ यूनिट है U1, यानी कि जो U1 है, इस वाली सिस्टम ऑफ यूनिट में हम मान लेते हैं कि जो M1 है, ये 1 है, सॉरी दिस इज 1। M1 जो है वो मास की फंडामेंटल यूनिट है, L1 जो है वो लेंथ की फंडामेंटल यूनिट है, और जो T1 है वो टाइम की फंडामेंटल यूनिट है पहली सिस्टम ऑफ यूनिट में, ठीक है ना, पहली सिस्टम ऑफ यूनिट में। अब ये जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, तो इसमें मान लो मास की कुछ पावर इन्वॉल्व हो, लेट से पावर A है, लेंथ की कुछ अलग पावर इन्वॉल्व हो, लेट से B है, और टाइम की कुछ अलग पावर इन्वॉल्व हो, लेट से C है, ठीक है ना। ऐसे अलग अलग पावर आ सकती है ना, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो मास की 1 पावर, लेंथ की 4 पावर, टाइम की माइनस में कुछ पावर, कैसे भी बन सकता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है U2, उस वाले में जो मास की जो फंडामेंटल जो हम ले रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास को हम ले रहे हैं वो M2 है, उसमें जो लेंथ है उसमें जो भी फंडामेंटल यूनिट्स है वो लेंथ की वो L2 है, और टाइम की जो फंडामेंटल है वो T2 है, ठीक है। और यहाँ पर भी पावर A, B और C ही रहेगी, यहाँ पर पावर अलग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप बात करोगे, जैसे किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को जब हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो जो उसमें जो मेन फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है उनकी पावर तो सेम ही रहने वाली है ना। जैसे अभी यही वाला एग्जांपल ले लो, जैसे ये अगर ये हम लेंथ की बात करें, यहाँ पर ये लेंथ है ना 1 मीटर, तो ये लेंथ है, तो मीटर भी तो लेंथ ही है और सेंटीमीटर भी लेंथ है। तो इस वाले में मास तो कुछ है नहीं, सिर्फ लेंथ की पावर 1 है और इधर भी लेंथ की पावर 1 है, तो जो पावर रहने वाली है वो तो सेम रहने वाली है। यहाँ पर ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, है ना, ये सब चीज़ें M1, L1, T1 चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट में मास को किलोग्राम में मेजर करते हो, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मास को ग्राम में मेजर करते हो, पाउंड में मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो हमने ऊपर लिखा था, अगर हम उसको यूज़ करें हम कि नाउ ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें हम, तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि देखो N1 U1 है, इसको टू में N2 U2, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पर N1 और यहाँ पर हमें U1 जो हमने लिखा है ये डायमेंशन लिख देते हैं हम इसको डायमेंशन की फॉर्म में M1 L1 T1, ठीक है। और इसकी पावर है A B C, यहाँ पर डायमेंशन वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, और N2, ठीक है, और U2 कितना हमारा M2 L2 और T2, और A B और C, इस तरीके से। तो यहाँ से अगर मैं N2 निकालूँ, देखो अगर मैं N2 निकालूँ तो N2 कितना आ जाएगा, ये राइट साइड वाली जो चीज़ है वो अपोन में चली जाएगी इसकी, यानी कि जो यहाँ से जो N2 है वो निकल के आएगा मेरा N1, और ये सारा ये वाली जो चीज़ है ये सारा इसके नीचे जाएगी। और देखो M1 और M2 दोनों की पावर सेम है, L1 और L2 दोनों की पावर सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ M1 अपोन में M2, ठीक है। और क्योंकि इस पावर सेम है तो यहाँ पर पूरे की पावर मैं लगा देता हूँ A, दोनों की ही तो पावर A है, ऐसे ही L1 और अपोन में L2, और क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो इसकी पावर लगा देता हूँ B, और यहाँ पर T1 अपोन में T2, दोनों की पावर सेम है तो मैं इसकी पावर लगा देता हूँ यहाँ पर C। तो इस तरीके से हम दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम पता कर सकते हैं कितनी, यानी कि जो N2 की वैल्यू है ना वो कितनी है। जैसे कि मान लो कि अगर 1 किलोग्राम है तो दूसरे वाले सिस्टम में अगर मेरे को इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ये कितने ग्राम के इक्वल होगा, तो कितने ग्राम, तो पीछे तो ग्राम आएगा, तो आगे जो ये वाली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से पता चल जाएगी ना। जैसे हमें पता है कि 1 किलोग्राम जो है वो कितने होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो इस वाला फॉर्मूले का यूज़ करके, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है उस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हमें ये पता चल जाए ना, ये पता चल जाएगा, N2 की वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल करके बताता हूँ मैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ मैं, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन्स, ठीक है, डाइन्स। तो मैं बता दूं, आप न्यूटन तो जानते होंगे, ये जो न्यूटन है ये SI यूनिट होती है किसकी, फोर्स की, और ये डाइन है ना ये भी फोर्स की यूनिट होती है, और ये यूनिट होती है CGS, ठीक है।
तो यानी बेसिकली हमको एसआई सिस्टम से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखो सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वी नो दैट अभी जो हमने लिखा, वी नो दैट जो N2 है वो किसके इक्वल है, N1। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, M1 अपॉन में M2 की पावर A। ठीक है, और यहाँ पर जो M1 L1 और T1 है, यहाँ पर हम बताना चाहो तो आप बता सकते हो, वेयर जो M1 है, L1 है एंड T1 आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ किसके, मास, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ मास, लेंथ, सॉरी क्वांटिटी नहीं, क्या लिखना चाहिए यहाँ पर मेरे को, यूनिट्स है ना ये, तो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन एसआई सिस्टम। ठीक है, एंड ये इसके बारे में बता दो, ये जो M2 है, M2 L2 एंड T2 ये किस में है, ये सेम चीज़ की है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ इन सेकेंड सिस्टम। ये जो सेकेंड सिस्टम यानी कि सीजीएस सिस्टम में है ये। ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम में। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस वाले फॉर्मूले को आप देखिए ध्यान से, मेरे को N2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो N2, तो यहाँ पर N1 क्या होता है, N1 होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिस भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में देखो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो इसमें ये बोला था ना 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन, तो ये यूनिट के आगे ये लगी हुई है ना न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पर जो N1 की वैल्यू है वो तो हो गई 1। ठीक है, और N2 तो हमको निकालना है, तो N1 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, M1 अपॉन में M2, M1 पहले वाला, ये जो M1 है यानी कि एसआई सिस्टम में मास की जो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 किलोग्राम। नीचे M2 सीजीएस में क्या होती है, ग्राम, तो ग्राम। ठीक है, और इसकी पावर हो गई A। ठीक है, यहाँ पर लेंथ की बात करें तो एसआई सिस्टम में लेंथ की क्या होती है 1 मीटर, यहाँ पर क्या आएगा 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर हो गई B। और यहाँ पर टाइम की तो दोनों में ही 1 सेकेंड ही होती है, और इसकी पावर हो गई C। ठीक है, अब देखो नाउ आपको फोर्स पता है, वी नो दैट जो फोर्स होता है, फोर्स का जो यहाँ पर डायमेंशन लिखा जा रहा है, तो ये डायमेंशन ही तो है ना, ये सारे डायमेंशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो फोर्स का डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ML_T-2। ये क्या लिखा हुआ, वी नो दैट डायमेंशन ऑफ फोर्स है ना, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ये, तो यहाँ पर जो मास है उसकी पावर देखो 1 है, लेंथ की पावर 1 है, और टाइम की पावर कितनी है -2। तो इसको हम देखें तो 10, यहाँ से जो A मतलब यहाँ पर जो ये मास वाली टर्म है तो इसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1, जो लेंथ वाली टर्म है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 2, और जो ये जो सॉरी लेंथ वाली की पावर कितनी चाहिए 1, और जो टाइम वाली जो यहाँ पर टाइम वाली चीज़ है इसकी पावर कितनी चाहिए -2। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करोगे तो आपको देखो A की वैल्यू मिल जाएगी 1, B की वैल्यू मिल जाएगी 1, और C की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको यहाँ पर -2। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो क्या हो जाएगा 10 N2 में 1, देखो यहाँ पर 1 kg, और देखो साथ साथ में यहाँ पर ये 1 kg है और ये ग्राम है, तो मैं kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो उसको ले सकता हूँ मैं 10⁻³ ग्राम, यहाँ पे लिख दिया मैंने। और इसकी पावर कितनी लगानी है 1, क्योंकि A की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻² है ना, इसका मतलब 100 ही तो है, और यहाँ पर सेंटीमीटर 1 ग्राम लिखा हुआ और यहाँ पर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर तो कन्वर्ट करना है ही नहीं, पावर इसकी भी 1 है, 1 सेकेंड, और यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी -2, ये लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर अगर
यहाँ से देखो आप, तो ये ग्राम से ग्राम कट गया, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर हो गया 10⁻3। यहाँ तो 1 तो आगे चले रहे हैं मल्टीप्लाई में, इसकी पावर 1, यहाँ पर आया 10⁻2, इसकी भी पावर 1, और यहाँ पर 1 की पावर -2। देखो 1 की पावर कुछ भी होता है तो कितना आता है, 1 ही आता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻3 इंटू में 10⁻2, ठीक है, और ये कितना आ गया 10⁻5। किस में कन्वर्ट करना था, डाइन्स में। तो हम कह सकते हैं ना, हमने जब न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करा तो 10 जो 1 न्यूटन है उसको हमने डाइन में कन्वर्ट करा तो वो 10⁻5, और पीछे यूनिट लगा देंगे, ये तो यूनिट तो हमको पता ही जिसमें कन्वर्ट करी थी 10⁻5 डाइन्स, ठीक है। क्योंकि इसकी हेल्प से तो हम क्या न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते थे ना, ये जो फॉर्मूला था ये n2 मतलब ये वाली चीज़ हमने निकाल ली, और ये यूनिट तो हमें पता ही जिसमें कन्वर्ट करनी है तो उसमें लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको कि कन्वर्ट 10 जूल इंटू आर्क्स। देखो ये जो जूल है ये ऐसा यूनिट है वर्क की, ठीक है, और ये जो है ये सीजीएस यूनिट है किसकी, वर्क की, है ना। वर्क जो है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर्क। तो इसको आप ट्राई करना, आई होप आप बिल्कुल आराम से कर लोगे। सेम यही प्रोसेस लगाना, और डायमेंशंस तो आपको पता होगा, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है, तो उस तरीके से कर लोगे आप, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हम डायमेंशन का यूज़ करके एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारी जो दूसरी एप्लीकेशन, ये जो दूसरा यूज़ था वो क्या था, ये बहुत ही ईजी है, चेकिंग दी करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, यानी कि इसकी हेल्प से हम कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं वो बता सकते हैं। बट इसकी लिमिटेशन मैंने बताई थी, कुछ लिमिटेशन होती है, यानी कि इसकी हेल्प से हम कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला अगर करेक्ट होता है तो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। एक तरह से हम ये बता सकते हैं कि इसकी हेल्प से कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। एग्जैक्ट करेक्ट है या नहीं वो हम उतना इससे अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे। इस स्टेटमेंट से मेरा क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले कि जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि जैसे मान लो क्वेश्चन दिया कि चेक, यहाँ पर चेक वेदर दी फॉर्मूला ई इज कस टू में mc² is डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं जरा, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो कैसे करेंगे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है ना तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड देखो एनर्जी है, डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड पे तो एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन याद करो हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, वो कितना होता है mL2T-2, ये एनर्जी का डायमेंशन है, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन यही आना चाहिए, ठीक है ना। राइट हैंड साइड जो है उसका भी डायमेंशन यही होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड का देख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड वो देखते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखो क्या है, mc²। तो इसका डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ, देखो m क्या है, मास, तो मास का डायमेंशन तो m हो जाएगा। ये जो c है ना, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं, c इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू भी आपको पता होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू होती है, ठीक है। हालांकि हमें यहाँ पे वैल्यू से मतलब नहीं है। तो ये बेसिकली स्पीड है ना, स्पीड ये वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है, तो कितना होगा L_t-1, और इसकी पावर कितनी दी हुई है, इसकी पावर तो यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर देखें तो हम m ये हो गया, इसकी पावर 2 है तो l की पावर 2 हो जाएगी, और t की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो देखो ये जो है ये कंप्लीट mc² का डायमेंशन हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, क्या सेम है ना। तो इसका मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है ना, यानी सेम है। 10 फॉर्मूला इज करेक्ट। कैसे करेक्ट, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मेरे को, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है।
तो डायमेंशनली फॉर्मा करेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि जब हम अगर कोई फॉर्मा का डायमेंशन सेम है तो फॉर्मा हमेशा करेक्ट ही होगा, क्योंकि आपको याद हो मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो जैसे अगर सपोज करो काइनेटिक एनर्जी का आप फॉर्मा जानते हो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मा होता है हाफ mv², ठीक है, हाफ mv², ठीक है। तो अगर मैं इससे बोलूँ कि आप इसका डायमेंशन बताओ, तो इसका डायमेंशन देखो यही आएगा। इसका डायमेंशन देखो, कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो आप इसका डायमेंशन लिखोगे m का, तो m हो जाएगा वेलोसिटी का LT-1, LT-1 और उसकी पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा MLT-2। तो आपको पता है ये काइनेटिक एनर्जी का, अगर ये जो फॉर्मूला है इसका डायमेंशन ये आ गया। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये लिखता, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता था कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/3 mv² है, आप चेक करो कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो आप इसका तो डायमेंशन लिखते ही नहीं। अगेन आप क्या करते, क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं, MLT-1, ये ऐसे लिखते हैं आप T-1 और इसकी पावर 2, और जब डायमेंशन करते तो सॉरी यहाँ पर भी 2 आएगा, L2 और T-2, ये डायमेंशन आ जाता। तो देखो हाफ mv² लिखा तब भी सेम डायमेंशन आ रहा है, 1/3 mv² लिखा तब भी सेम डायमेंशन आ रहा है। तो हमें पता है ना ये तो फॉर्मूला होता ही नहीं काइनेटिक एनर्जी का, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है काइनेटिक एनर्जी के लिए, बट एक्चुअली करेक्ट नहीं है, और ये हमारा यहाँ पर करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो बता सकते हैं हम डायमेंशन की हेल्प से, बाकी फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं वो नहीं बता सकते। और हालांकि अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट होगा तो वो डायमेंशनली करेक्ट जरूर होगा, तो कोई इनकरेक्ट फॉर्मूला है वो जरूर बता सकते हैं। यानी कि अगर किसी, मान लो किसी का डायमेंशन अगर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर नहीं आया, तो दैट मीन्स वो तो पक्का इनकरेक्ट होगा ही फॉर्मूला, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इफ डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू में डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, देन फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। तो तब तो पक्का हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा, कैसे भी, है ना, फॉर्मूला पक्का इनकरेक्ट होगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर डायमेंशन सेम है तो फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है, बट एक्चुअली करेक्ट होगा या नहीं ये हम नहीं बता सकते, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी जो मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था डायमेंशन का तीसरा यूज़। अब हम डायमेंशन का जो थर्ड और लास्ट यूज़ जो हमने लिखा है वो देख लेते हैं। वो काफ़ी अच्छा है, वो थर्ड जो ये तीसरा यूज़ है काफ़ी, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको बोर्ड में तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे इसके ऊपर। तो थर्ड हमने लिखा था, थर्ड जो हमने यूज़ लिखा था, थर्ड यूज़ हमने क्या लिखा था, टू डराइव द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, है ना, अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो देखो इसमें भी ना हम वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसी का यूज़ करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके हमें पता है कि अगर दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, और वही कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये हम अप्लाई ही कर रहे हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर भी अप्लाई करके हम किसी फॉर्मूले 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें थ्योरी तो बस यही है कि हम इसकी हेल्प से वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करके हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप जानते ही हो, ठीक है। तो देखो आपने 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, क्वेश्चन लेता हूँ और हम फिर उसको करते हैं कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करती है ना, जैसे मान लो एक ये पत्थर है, ठीक है, पत्थर है, इसको आपने इस थ्रेड से बांध दिया ऐसे, और यहाँ से हाथ से पकड़ के इसको घुमा रहे हो, आप पूरा घुमा रहे हो, तो ये कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन ऐसे डिस्क्राइब करेगा ना, ये
सर्कुलर मोशन ऐसे डिस्क्राइब करेगा ये सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करती है ना तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मान लो ये जो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रही है, ये जो स्ट्रिंग से ये जो स्टोन आपने बांधा हुआ है, यहाँ पर ये स्टोन बांधा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसका रेडियस आर ले लेते हैं, इसका जो मास है उसका मास जो है वो हम क्या ले लेते हैं, एम। ठीक है, मास एम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है, यही जो मैंने लिखा हुआ है राइट साइड पे जो डायग्राम बनाया है उसी की सारी चीज़ें यहाँ पर बस लिख दी हैं आपके लिए। ठीक है, कि हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना वो सेंटर की तरफ लगता है हमेशा ऐसे। ठीक है, ये आप पढ़ोगे थर्ड चैप्टर में, हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। थर्ड यूनिट में हम एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम इसको पढ़ेंगे अलग से। अब सर्कुलर मोशन नाम का अलग से चैप्टर बनाएंगे, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे करते हैं, इस टाइप से हम कैसे ड्राइव करते हैं। जो हमने ये लिखा है ना कि रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो अब किन किन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करना। देखो हमारा जो फोर्स है, मास है, वेलोसिटी है और रेडियस है। ठीक है, तो हमें एक फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा कि मैं मान लूँगा कि जो लेट जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स इसके ऊपर जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो ऑब्वियसली मास पे डिपेंड कर रहा होगा। अब मास पे कैसे डिपेंड कर रहा होगा, उसकी कितनी पावर होगी ये मेरे को नहीं पता, तो मैं अपने आप लिख लेता हूँ कि लेट से मास की ए पावर पे डिपेंड कर रहा होगा। मास की कुछ भी पावर हो सकती है, मास के सीधा, यानी कि ऐसे हो सकता है कि एफ प्रोपोर्शनल एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, है ना, या हो सकता है एम के स्क्वायर ऐसे भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, कैसे भी हो सकता है। तो मुझे पावर यहाँ पे पता नहीं, देखो यहाँ पर पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर देखोगे तो -1 हो जाएगी पावर, तो मुझे पता नहीं है, तो मैंने अपने आप पावर कुछ भी क्या ले ली, मैंने पावर ले ली ए। ऐसे ही ये वेलोसिटी की भी कुछ भी पावर पे डिपेंड कर रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर वेलोसिटी की पावर ले ली वी, और यहाँ पर रेडियस की भी कुछ भी पावर पे डिपेंड कर रहा होगा, तो मैंने यहाँ पर रेडियस की पावर ले ली सी। ठीक है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैंने ऐसे ले लिया। तो अगर अब इन तीनों को अगर मैं इकट्ठा लिखूँ, इन तीनों को, इसको थोड़ा ऊपर लिख कर लेते हैं, इसको अगर मैं इकट्ठा लिखूँ देखो तीनों को, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा एम की पावर ए के, वी की पावर बी के, v की पावर b के और r की पावर c के। ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटता है तो वैसे तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट हम लगा सकते हैं। देखो यहाँ से प्रोपोर्शनल हटा के अगर मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देता हूँ, मान लो यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनल हटा के यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया k, और यहाँ पर लिख दिया मैंने m की पावर a, v की पावर v और r की पावर c। अब मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। तो ये लेफ्ट साइड में तो ये चीज़ है फोर्स, तो इसका डायमेंशन और ये जो पूरी कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, इस पूरे का जो भी डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। तो इस फैक्ट का मैं यूज़ करूँगा मैं, ठीक है ना, इस फैक्ट का यूज़ करूँगा। तो जब मैं इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिख देता हूँ सबको, ठीक है, तो डायमेंशन की फॉर्म में लिखता हूँ। तो 10 यहाँ पर मैं फोर्स का डायमेंशन जो कि हम जानते हैं वो क्या होता है, m/l(t-2), कांस्टेंट का कोई होता नहीं है। मास के लिए तो m ही लिखेंगे, तो m की पावर यहाँ पर a हो गई। ठीक है, m की पावर a, डायमेंशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। वेलोसिटी का होता है l(t-1) और उसकी पावर हो गई यहाँ पर b, और लेंथ r, रेडियस तो लेंथ होती है, तो l की पावर यहाँ पर c। ठीक है, यहाँ पर जरा मैं जो राइट साइड पे लिखा है इसको जरा कलेक्ट कर लेता हूँ जरा। m की जो टोटल पावर है, l की जो टोटल पावर है, और जो c की टोटल पावर है। तो m तो यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर देखो m की पावर हो गई a, m की पावर कितनी हो गई यहाँ पर a। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो l की पावर यहाँ पर, इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, l की पावर b
और यहाँ पर टी की पावर कितना आ जाएगा माइनस में, है ना। ये पावर की पावर कुछ होती है ना तो आपस में मल्टीप्लाई जाती है। और यहाँ पर लिखा हुआ एल की पावर सी, ठीक है। ये भी डायमेंशंस ही लिखे हुए हैं इस तरीके से डायमेंशन लिखे हुए हैं। तो अब देखो इनको यहाँ पर एल और एल, तो अगर इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एम की पावर ए और एल की पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो बी प्लस सी, एल ये वाला एल और ये वाला एल मल्टीप्लाई में तो है, टी की पावर कितनी आ जाएगी, टी की पावर आ जाएगी माइनस का बी, टी की पावर कितनी आ जाएगी माइनस का बी। यहाँ से देखो ये वाली चीज़ है ना। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे डायमेंशन कितना है, एम एल टी माइनस टू। अब देखो अगर हम कंपेयर कर दें, ऑन कंपेयरिंग हम कंपेयर कर दें, क्योंकि हमें पता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, है ना। ऑन कंपेयरिंग राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो यहाँ पर m की पावर कितनी है 1 है, लेफ्ट साइड पे m की पावर कितनी है 1 और राइट साइड पे m की पावर कितनी है a, तो ये a जो है वो 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो है टाइम की पावर कितनी है -2, यहाँ पर टाइम की पावर कितनी है, यहाँ पे टाइम की पावर कितनी है, यहाँ पे टाइम की पावर कितनी है माइनस का b, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर इसको सोल्व करोगे तो माइनस से माइनस कट जाता है, b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 2। और यहाँ पर देखो लेंथ की पावर, यहाँ पर लेंथ की पावर कितनी है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेंथ की पावर है 1 और राइट हैंड साइड पे लेंथ की पावर कितनी है b प्लस सी। b हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो b की वैल्यू यहाँ पर रख दूँ मैं, तो b की वैल्यू रख देता हूँ 2, तो यहाँ से b प्लस सी, तो यहाँ से c की वैल्यू, ये 2 उधर जाएगा माइनस का, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ए बी सी हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली, ए बी सी हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब जो ये अपना फॉर्मूला है ना ये वाला, इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था कुछ के की फॉर्म में, उस वाले फॉर्मूला में पुट कर देते हैं ए बी और सी की वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं, तो 10 फ्रॉम, उसको इक्वेशन का नाम दे देंगे हम, 10 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ था, एफ इज टू में के कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर एम की पावर ए थी ना, तो ए की वैल्यू कितनी आई है 1, तो एम की पावर 1। वी यहाँ पर देखो दूसरा था वी, ऊपर देखते हैं जरा, ये इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह रहा हूँ, यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट कह रहा हूँ। तो वी की पावर वी और आर की पावर सी, तो वी की पावर बी, तो वी की पावर मेरे को बी लिखनी है, तो वी की पावर वी, तो वी की पावर कितनी बी लिखनी है, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लिख दी मैंने। और आर की पावर सी, तो आर की पावर सी की पावर कितनी है -1, ठीक है, ये आ गया। इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिखा जा सकता है, एफ इज टू में के एम वी, वो ये -1 है ना, तो इसको मैंने नीचे लिख दिया आर, ठीक है। तो यही जो है यही सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपने वैसे 9th क्लास में अगर देखा होगा, पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे तो हम पढ़ने ही वाले हैं। और यहाँ पर ये कुछ कॉन्स्टेंट लिख रखा है हमने कि कुछ भी कॉन्स्टेंट आ सकता है, लेकिन आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी 1 ही आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो इस तरीके से हम इसकी हेल्प से हम काफ़ी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। एक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा ड्राइव करना चाहोगे तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ताकि आप इसको थोड़ा सा और अच्छे समझ जाओ, ठीक है। आप इसको ड्राइव करना खुद से, और हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि हुआ कि नहीं, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगा उसको बताने की, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कि देखो आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम क्या होता है, या घड़ी होती है ना, घर में कई ऐसी घड़ी देखी होगी आपने जिसमें यहाँ पर एक कुछ रोड लगी होती है, पतली सी है, स्ट्रिंग कह लो, और यहाँ पर इसके पे एक ये बॉब बोलते हैं इसको, यहाँ पर ये कुछ मेटल की कोई मोटी सी लगी होती है, ठीक है। तो ये इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे हल्का सा यहाँ पे लाके और उसको ऐसे छोड़ दूँ, तो ये क्या करेगा, स्विंग करेगा ना, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो ये यहाँ से जाकर वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है ना जितने टाइम में, इसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड का ही आपको एक्सप्रेशन निकालना है। गिव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, अब ये पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। द टाइम लिख देते हैं कि डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये जिस चीज़ से भी बंधा हुआ है, स्ट्रिंग ले लो या जो भी रोड, एंड
एक्सीलरेशन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर लेना, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में। जी रिप्रेजेंट करते हैं ना जिसको हम जी याद हो आपको, 9th में पढ़ा होगा आपने, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है, जिसको हम 10 भी ले लेते हैं कई बार, तो वो वैल्यू से मतलब नहीं है। तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना, बिल्कुल आराम से कर पाओगे। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने जो डायमेंशंस के 3 यूजेस होते हैं, स्टार्टिंग से ले चलता हूँ मैं आपको, कि हमने डायमेंशंस के 3 यूजेस होते हैं वो देखें। तो पहला यूज़ है वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी हम इसकी हेल्प से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला, और तीसरा टू ड्राइव द रिलेशन। ये हमने देखा इसको अच्छे से, और एक इसके ऊपर कुछ हमने एक आधा एग्जाम्पल ले, एक आधा क्वेश्चन लिया। क्वेश्चंस की आप चिंता मत करो, अभी जैसे ही पूरा लेक्चर खत्म होगा मैं एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आते हैं बोर्ड में और हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में, ठीक है। और एक बात और कहनी थी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और भी मेहनत करने के लिए और भी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।